बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी कि ऐसे फैक्टर जो रेजिस्टेंस पर असरअंदाज होते हैं, उसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं। इंसुलेटर्स, ऐसे मटेरियल्स जिनमें से करंट पास नहीं हो सकता, और कंडक्टर्स, ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। पहले हम कुछ मिसालें समझते हैं जहाँ से हमें रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। अ शॉर्ट पाइप ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस टू वाटर फ्लो दैन अ लॉन्ग पाइप। बच्चों, एक आम मुशाहिदे की बात है कि अगर एक पाइप जो है बहुत छोटा हो और उसके मुकाबले में एक और पाइप जो है वो काफ़ी लेंथी हो, तो ये सामने आता है देखने में कि जो कम लंबाई वाला पाइप है उसमें से जो है कम पानी को जो है वो रेजिस्टेंस मिलती है फ़्लो होने के लिए। ठीक है, और लेंथी वाले में ज़्यादा। इसी तरह आल्सो पाइप विद लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया। लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब यह है कि उसकी जो मोटाई है वो ज़्यादा हो। ठीक है, वो खुला पाइप हो। एरिया ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस दैन पाइप हैविंग स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि एक मोटा पाइप है उसमें से इजीली गुजरेगा और पतला है उसमें से थोड़ा मुश्किल से। सेम इज़ द केस फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर्स दैट कैरी करंट। बिल्कुल यही चीज़ें हैं करंट के लिए। ठीक है, तो अब हम ये सारी चीज़ें करंट के लिए पढ़ते हैं कि उसको किस तरह जो है वो रेजिस्टेंस पेश आती है जब वो किसी कंडक्टर में फ़्लो करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स बोथ ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिस तरह हमने पानी के केस में पढ़ा कि जितना ज़्यादा जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ईजीली करंट फ़्लो होगा। उसके अलावा लेंथ ऑफ द वायर, जितनी वायर लेंथी होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। हाँ, ये एक तीसरा फैक्टर है कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वायर उसके लिए, वायर के लिए, वो कैसा है। मसलन अगर कॉपर है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस और है, आयरन है उसकी और है, और डिफरेंट निक्रोम है। ठीक है, इस तरह के और डिफरेंट मटेरियल हैं जिनकी अपनी अपनी रेजिस्टेंस है, तो नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो बच्चों, अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर के लिए जो तीन बेसिक चीज़ें वो कौन सी हैं, ठीक है, ये तीन बेसिक हैं। इसके अलावा बच्चों आपको बताता चलूँ कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस एक ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके डिफरेंट फैक्टर्स वगैरह और डिटेल तक हम एंड तक इसको पढ़ेंगे, और ये आपने याद रखना है ज़रूरी। ठीक है, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं। द थिक वायर्स, ऐसी वायर जो थोड़ी मोटी हैं। ठीक है, थिक वायर्स हैव लेस रेजिस्टेंस दैन थिन वायर्स। पतली के मुकाबले में उनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम। लॉन्गर वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस दैन शॉर्ट वायर्स, जिनकी लंबाई ज़्यादा होगी उनकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। कॉपर वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस दैन स्टील वायर ऑफ द सेम साइज़। हाँ, यहाँ पर एक किस्म का जो हमारा तीसरा पॉइंट था उसकी एक एग्जांपल बताई गई है कि कॉपर वायर जो है ना वो स्टील के मुकाबले में कम रेजिस्टेंस रखती है। ठीक है, हाँ, एक और बात, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। बच्चों, ये किस तरह हो सकता है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? बिल्कुल होता है, क्योंकि आपने देखा है कि जब किसी चीज़ को हीट किया जाता है तो उसके पार्टिकल्स क्या करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट। ऐसा है ना। अच्छा, अब जैसे ही हम किसी कंडक्टर मटेरियल को हीट करेंगे तो होगा क्या, उसके पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और अगर उसके मोर एटम्स मोर वाइब्रेशन करेंगे तो उनके दरमियान में से जो इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो हो रहे होंगे, यानी कि करंट फ़्लो हो रहा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन भी डिस्टर्ब हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट हो जाएंगे। तो उसका मतलब ये हो गया कि जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर के हवाले से अगर हम देखें तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और टेम्परेचर के कम होने से कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम इन्हीं पॉइंट्स को सामने रखते हुए हम फार्मूला की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर अ पार्टिकुलर सब्सटेंस, फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पार्टिकुलर सब्सटेंस है, कॉपर है या स्टील है, कोई भी मटेरियल है, और किसी ख़ास टेम्परेचर पर है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड फॉर अ पार्टिकुलर सब्सटेंस। मसलन हमारे पास एक ख़ास टेम्परेचर है और मटेरियल भी एक ही फिक्स्ड है। ठीक है, हाँ, ये टेम्परेचर सस्टेन होने का मतलब है कि फ़िक्स रहेगा, हम बार बार इसको जो है चेंजिंग नहीं करेंगे और फिर उन चेंजिंग के हवाले से नहीं डिस्कस करेंगे।
पहले पॉइंट के हवाले से, जिस तरह हमने वहाँ 3 पॉइंट पढ़े, से पहले को डिस्कस करते हैं। द रेजिस्टेंस आर ऑफ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। मसलन रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एक बात तो ये सामने आई, ठीक है। इट मीन्स इफ़ वी डबल द लेंथ ऑफ द वायर, इट्स रेजिस्टेंस विल आल्सो बी डबल्ड, एंड इफ़ इट्स लेंथ इज़ हाफ, यानी कि हाफ कर दें, इट्स रेजिस्टेंस वुड बिकम 1/2। ये तो डायरेक्ट रिलेशन में सिंपली ये होता है कि जितना वैल्यू एक बढ़ती या कम होती है तो दूसरी वैल्यू भी उतनी ही बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। द रेजिस्टेंस आर ऑफ वायर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या पता चला कि रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक उल्ट रिलेशन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ, मोटाई के साथ आप कह सकते हैं, उसकी विड्थ के साथ कह सकते हैं। ये देखें, ये इन्वर्स रिलेशन है। अच्छा, अब हम इन दोनों को कंबाइन करने जा रहे हैं। इट मीन्स दैट अ थिक वायर would have smaller resistance than a thin wire. After combining the two equations we get R is directly proportional to L over A। और आपको पता है कि जैसे ही हम कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म किया करते हैं तो हम वहाँ पर डायरेक्टली रिलेशन ख़त्म किया करते हैं तो वहाँ पर एक प्रोपोर्शनल का साइन आ जाया करता है, ठीक है। तो R इज़ इक्वल टू रॉ L over A। बच्चों ये एक समझ लें कांस्टेंट है रॉ, ठीक है। अभी हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। RHO इसको लिखा करते हैं, रॉ ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। अब हम इससे नेक्स्ट इसके फार्मूले को एक फाइनल शेप देने जा रहे हैं, ठीक है, और इसमें से सारा फैक्टर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये अलग से शॉर्ट भी पूछा जा सकता है। अभी तक बच्चों हम वही फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस वाला लॉन्ग क्वेश्चन ही कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे आपने पॉइंट्स बिल्कुल ऐसे ही अगर आप वहाँ पर लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है वो मार्क्स कंप्लीट हैं। रॉ इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। एक बात बच्चों ने आपने याद रखनी है कि ये पी नहीं है, ठीक है। ये इसकी शेप देखें थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट है पी, सिंपल पी के साथ या कैपिटल पी से ये डिफरेंट है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नॉन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए नेचर ऑफ कंडक्टर है, ना कि फ़िज़िकल कंडीशंस या उसकी लेंथ वगैरह का यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है। कॉपर, आयरन, टिन एंड सिल्वर वुड हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ रॉ। फ़र्ज़ करें हम लेंथ किसी भी चीज़ की 1 मीटर ले रहे हैं, ठीक है, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बच्चों यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा, अकेला मीटर नहीं आएगा, क्योंकि एरिया के लिए यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। रॉ इज़ इक्वल टू L over A, R इज़ इक्वल टू रो L over A। अच्छा, अब लेंथ और इसको तो 1 कर दिया था, ठीक है, तो फिर क्या रह जाएगा, R इज़ इक्वल टू रो रह जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब, अब 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब पर जो है हमारे पास रेजिस्टेंस जो भी आएगी किसी कंडक्टर की, वो उस कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी। लाजमी नहीं है कि सब मटेरियल्स की 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस सेम हो। हर मटेरियल की 1 मीटर क्यूब की रेजिस्टेंस यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दूसरे से डिफरेंट है, और ये उसकी अपनी नेचर पर डिपेंड करता है। हाँ, ये हो सकता है कि बाज़ औक़ात 2 मटेरियल्स जिनकी हमने लेंथ वगैरह सेम ले ली होती है, ठीक है, उनकी रेजिस्टेंस करीब करीब आ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि उनकी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 डिफरेंट मटेरियल्स हैं और उनकी लेंथ वगैरह भी डिफरेंट हैं, तो जाकर रेजिस्टेंस सेम हो सकती है। Resistance of 1 meter cube of a substance is equal to its specific resistance. The unit for the ohm unit of specific resistance is ohm meter, ठीक है। 1 मीटर क्यूब के लिए तो ये ओम मीटर हम इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने पहला ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया ना, यहाँ पर हमारा बच्चों जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस वाला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की तरफ। सबसे पहले पढ़ते हैं कंडक्टर्स के बारे में। बच्चों, इनकी डेफिनेशन में जाने से पहले हम थोड़ा सा थियोरेटिकली समझना चाहते हैं चीज़ों को। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। मेटल्स जो है वो अच्छी कंडक्टर होती हैं और उनकी जो
रेजिस्टेंस है ना करंट के फ्लो के लिए वो कम होती है, बिकॉज मेटल्स लाइक सिल्वर एंड कॉपर हैव एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट हेल्ड स्ट्रांगली विद एनी particular atom of metals. These free electrons move randomly in all direction inside metals. When we apply an external electric field, these electrons can easily move in a specific direction. This movement of free electrons in a particular direction under the influence of external field causes the flow of current in metal wires. तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर मेटल्स के बारे में एक थ्योरी भी आपने शायद केमिस्ट्री में पहले पढ़ी हो, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी यानी कि इलेक्ट्रॉन का एक समंदर होता है मेटल्स के अंदर। एक्चुअली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ना मेटल के, वो लूजली बाउंड होते हैं, बिल्कुल लूजली, और न्यूक्लियस की उन पर कोई अट्रैक्शन इतनी ख़ास नहीं होती। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसी एक एटम के साथ स्पेसिफाइड है, नहीं, सारे क्या होते हैं वो फ्री होते हैं और इजी टू मूव होते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही हम एंड्स पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जो रैंडम मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो उस पोटेंशियल के ज़रिए इजीली मूव कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने उनको जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन पर्टिकुलर डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड काजेज द फ्लो ऑफ करंट इन मेटल वायर्स। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ, अब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटम्स की या पार्टिकल्स ऑफ मेटल्स की वाइब्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा। वाइब्रेशन ज़्यादा होने से जो उनकी कोलिजन है इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो भी बढ़ जाएगी, और इसी तरह हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद देमसेल्व्स एंड विद द एटम्स ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों, अब डेफिनेशन तो इनकी ये हो सकते हैं, द मटेरियल्स विच ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, इसी तरह अगर हम हाई रेजिस्टेंस की बात करें तो वो इंसुलेटर्स हो जाएंगे। ऑल मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों अब इंसुलेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ने के बाद ऑल मटेरियल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चों सब मटेरियल्स में होते हैं, जहाँ पर एटम है या मटेरियल है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लाजमी है, क्योंकि ये एक बेसिक पार्टिकल है। द इलेक्ट्रॉन्स इन इंसुलेटर्स लाइक रबर, एक एग्जांपल दी गई है, हाउएवर आर नॉट फ्री टू मूव। अच्छा, कुछ मटेरियल्स में जो है ना इलेक्ट्रॉन वो इजीली मूवेबल नहीं होते। ठीक है, मतलब फ्री टू मूव नहीं होते। हैंस करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू एन इंसुलेटर बिकॉज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगा। इंसुलेटर्स हैव वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगी, लार्ज। इंसुलेटर्स कैन बी इजीली चार्ज बाय फ्रिक्शन एंड द इंड्यूस्ड चार्ज मीन्स स्टैटिक ऑन देयर सरफेस। जिस तरह हमने चार्ज की प्रोटेक्शन के पढ़ा था कि इंसुलेटर उनके ऊपर तो चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन उनके अंदर ऐसा चार्ज नहीं होता जो करंट को फ्लो करवाए। एंड द इंड्यूस्ड चार्ज मीन्स स्टैटिक ऑन द सरफेस, सरफेस पर ही रहता है और स्टैटिक होता है। अदर एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स आर ग्लास, वुड, प्लास्टिक, फर, सिल्क। बच्चों हमने आज जो 3 चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो पढ़ी हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, जो कि हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें फिर हमने रेजिस्टेंस ऑफ वायर के बारे में पढ़ लिया कि किस फार्मूले से हम उनको जो है वो कैलकुलेट करते हैं किसी भी मटेरियल के लिए। ठीक है, हम एक फ़ाइनल फार्मूले की तरफ आए। फिर हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमारा वो लॉन्ग क्वेश्चन खत्म। फिर हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा और इंसुलेटर के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसमें हमारे पास कंडक्टर इंसुलेटर शॉर्ट के तौर पर हैं, और जो पहला है फैक्टर रेजिस्टेंस वो लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लर्न करने के लिए तो ये सारा काम है, ठीक है, लेकिन राइट करने के लिए आपके पास जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला या फिर फैक्टर रेजिस्टेंस वाला, वो आपने लिख लेना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब आपको यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ कंडक्टर और इंसुलेटर के हवाले से। अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं ना, कंडक्टर या इंसुलेटर, लेकिन एक तीसरी चीज़ भी होती है जिसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर, यानी कि तकरीबन कंडक्टर ही होते हैं वो। उनकी एक ख़ास प्रॉपर्टी है कि जब उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उनकी कंडक्शन बढ़ जाती है। वो बड़े काम की चीज़ें, आपके जितनी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इनमें सारे में वही सेमी कंडक्टर यूज़ हो रहे हैं। तो वो जितनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उनके जो ऑपरेशन है वो और भी इजीली होता जाता है, और आम तौर पर वो काम ही नहीं करते, करंट फ्लो ही नहीं करते। जब टेम्परेचर बढ़े फिर वो करंट फ्लो करवाना शुरू हो जाते हैं। उनकी बहुत वास्ट एप्लीकेशंस है, उनकी एक बहुत अपनी ही फील्ड है, उन पर तो बहुत ज़्यादा मतलब स्टडीज़ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बेसिक उनके बारे में बता दिया है।
तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। अब आपने करना ये है कि इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और इन पॉइंट्स को नोट्स भी अपने पास कर लें इनको ऐसे ही, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने इसको ना टॉपिक को ना बिल्कुल सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो बस आपने अब जो भी इसका होमवर्क है वो कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देना है और टॉपिक्स को याद कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।